नमस्कार। आज हम इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं, प्राचीन बिहार की धरती पर और खास तौर पर मिथिला के इलाके में। हमारे सामने स्रोत हैं एंशिएंट बिहार एंड मिथिला, वैदिक एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स से जुड़े कुछ दस्तावेज और लेख। आज की हमारी खोज का मकसद है ये समझना कि आखिर कैसे ये क्षेत्र वैदिक काल में खेती और व्यापार का इतना बड़ा केंद्र बन गया और इसने भारतीय सभ्यता की कहानी को कैसे घड़ा। चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इस दिलचस्प अतीत की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी क्षेत्र का विकास सिर्फ एक वजह से नहीं होता। हम देखेंगे कि कैसे मिथिला और बिहार की खास भौगोलिक स्थिति, उस दौर के तकनीकी आविष्कार और वहाँ के समाज की बनावट, इन सब ने मिलकर एक ऐसी अर्थव्यवस्था की नींव डाली जो उस जमाने में काफी उन्नत थी। हाँ, और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। नहीं, ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं है। ये हमारी अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक जड़ों को पहचानने की कोशिश है एक तरह से। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत बताते हैं कि बिहार की धरती पर करीब 15,000 साल पुरानी एक संस्कृति के निशान मिलते हैं। मतलब यहीं से इंसान ने शायद गुफाओं से निकलकर खेती शुरू की। हाँ, ऐसा माना जाता है। और ये सिर्फ अनुमान नहीं है। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें मिट्टी के बर्तन मिले जिन्हें हम मृदभांड कहते हैं। अच्छा, मृदभांड। हाँ, और कई तरह के पत्थर और बाद में तांबे के औजार भी। ये चीजें हमें नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल की एक जीती जागती तस्वीर दिखाती हैं। तो ये वो दौर था जब औजार बनने लगे, पशुपालन शुरू हुआ। बिल्कुल, ये वो दौर था जब इंसान ने औजार बनाना सीखा, जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, खासकर खेती और जरूरत के लिए। इन बदलावों ने जीवन जीने का पूरा ढंग ही बदल दिया होगा। सोचिए, पहली बार फसल उगाना, जानवर पालना, कितना क्रांतिकारी रहा होगा ये सब। और कमाल की बात है कि बिहार का जिक्र हमें सिर्फ खुदारियों में ही नहीं, बल्कि हमारे प्राचीनतम ग्रंथों, वेद, पुराण और यहाँ तक कि रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना? हाँ, सुना है। वैदिक कर्मकांड का बड़ा ग्रंथ है। बिल्कुल, उसमें खास तौर पर यह बताया गया है कि कैसे आर्यों का एक समूह विदेह माधव के नेतृत्व में सरस्वती नदी के किनारे से पूर्व की ओर बढ़ा और सदानीरा, मतलब आज की गंडक नदी, उसके पार विदेह क्षेत्र में जंगलों को जलाकर साफ करके खेती लायक जमीन तैयार की और अपनी बस्तियां बसाईं। अच्छा, तो आर्यों के विस्तार की कहानी है ये? हाँ, ये एक दिलचस्प वर्णन है जो आर्य संस्कृति के फैलाव को दिखाता है। और ऋग्वेद में, जो सबसे पुराना वेद है, इस क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कीकट? इसका क्या मतलब है? कई विद्वान मानते हैं कि कीकट संभवतः उन अनार्य या स्थानीय कबीलों के लिए इस्तेमाल होता था जो आर्यों के आने से पहले यहाँ रहते थे। इससे ये अंदाजा लगता है कि आर्य संस्कृति का आना मतलब ऐसा नहीं था कि सब कुछ बदल गया। अच्छा, मतलब मिला जुला असर हुआ। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पहले से मौजूद विविध गणराज्यों और संस्कृतियों के साथ धीरे धीरे घुली मिली। एक तरह का सांस्कृतिक संगम हुआ जिससे एक नई मिलीजुली सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना उभरी। और इसी दौर में मिथिला का प्रसिद्ध विदेह गणराज्य सामने आया। स्रोत बताते हैं कि इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के एक राजा निमि विदेह ने की थी। हाँ, निमि विदेह। और फिर इसी वंश में हुए राजा जनक। राजा जनक, उनका नाम तो आज भी दर्शन और ज्ञान के लिए लिया जाता है। निश्चित रूप से। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, एक दार्शनिक शासक थे। उनका व्यक्तित्व उस दौर की बौद्धिक और आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। मिथिला इसी विदेह गणराज्य की राजधानी बनी। और ये इलाका कहाँ पड़ता था अंदाजन? ये आज के उत्तरी बिहार में, खासकर भागलपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ माना जाता है। लेकिन देखिए, इतिहास हमेशा बदलता रहता है। हाँ, वो तो है। बाद के समय में राजनीतिक समीकरण बदले और ये विदेह गणराज्य उत्तर पश्चिम में स्थित शक्तिशाली वज्जी संघ, जिसमें लिच्छवी गणराज्य प्रमुख था। अच्छा, वैशाली वाला? हाँ, वही वैशाली वाला। तो विदेह गणराज्य उसका हिस्सा बन गया। ये दिखाता है कि उस समय भी राज्यों के बीच गठबंधन होते थे, सत्ता के केंद्र बदलते रहते थे। शायद आपसी सुरक्षा या प्रभाव बढ़ाने के लिए ये विलय हुआ होगा। तो ये तो हुई राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात। अब जरा उस चीज पर आते हैं जिसने इस क्षेत्र को खास पहचान दी, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था, खासकर खेती। वैदिक काल में कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा था, ये तो स्पष्ट है। हाँ बिल्कुल, और ऋग्वेद और बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में हमें खेती से जुड़ी कई बातों का जिक्र मिलता है,
जैसे खेत जोतना, बीज बोना, फसल काटना। सिंचाई का भी जिक्र है। हाँ, सिंचाई के तरीकों का भी। और यहीं पर एक तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, वो है लोहे का इस्तेमाल, खासकर लोहे के फाल का हल में प्रयोग। लोहे का फाल? इससे क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क। पहले शायद लकड़ी या पत्थर के नुकीले हिस्सों से जुताई होती होगी, जो बहुत गहरी नहीं हो पाती थी, लेकिन लोहे के फाल ने गहरी जुताई को संभव बनाया। इससे न सिर्फ ज्यादा जमीन खेती के लायक बनी, बल्कि भारी और ज्यादा उपजाऊ मिट्टी को भी जोता जा सका। ये खेती के उत्पादन में एक बड़ी छलांग थी। आप कह सकती हैं एक तरह की कृषि क्रांति। अच्छा, यानी तकनीक ने पैदावार बढ़ाने में सीधी भूमिका निभाई। और सिंचाई का क्या उसके लिए भी कुछ खास तरीके अपनाए गए थे? बिल्कुल। सिर्फ अच्छी जुताई ही काफी नहीं थी, पानी का सही इंतजाम भी जरूरी था, खासकर ऐसे इलाके में जहां कभी बाढ़ तो कभी सूखे का खतरा रहता है। स्रोतों से पता चलता है कि सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया गया। नहरें खोदी गईं, जिन्हें कुल्या कहा जाता था। कुल्या? नहरें? हाँ, नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाकर या पानी का रास्ता बदलकर खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था। तालाब और कुएं, जिन्हें अवट कहा गया है, वो भी खोदे गए ताकि बारिश का पानी जमा किया जा सके और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल हो। कमाल है। मतलब उस वक्त भी जल प्रबंधन पर इतना जोर था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस समय के किसानों ने प्रकृति की चुनौतियों का सामना करने के लिए कितने इंजीनियस तरीके विकसित किए थे। ये सोचना भी कमाल का है कि उन किसानों ने बाढ़ और सूखे जैसी मुश्किलों के बावजूद न सिर्फ खेती की, बल्कि रिकॉर्ड उत्पादन भी हासिल किया, जैसा कि स्रोत बताते हैं। ये उनकी मेहनत और उस समय की विकसित कृषि तकनीकों का सबूत है। सही कहा, यह सिर्फ भाग्य की बात नहीं थी, इसमें योजना, तकनीक और कड़ी मेहनत शामिल थी। उन्होंने मौसम के मिजाज को समझा होगा, पानी सहेजने के तरीके इजाद किए होंगे और शायद ऐसी फसलें भी चुनी होंगी जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों। खेती के साथ साथ पशुपालन का भी जिक्र करना जरूरी है। स्रोत बताते हैं कि गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी ये सब पाले जाते थे। हाँ, यहाँ तक कि घोड़े और खच्चर भी। और इनका महत्व बहुत व्यापक था, ये सिर्फ दूध या मांस के लिए नहीं थे। अच्छा, और किस काम आते थे? देखिए, गाय भैंस से दूध, दही, घी मिलता था, जो भोजन का अहम हिस्सा था। बैल खेतों की जुताई और गाड़ियां खींचने के काम आते थे, यानी खेती और परिवहन दोनों में सहायक। हाँ, ये तो है। भेड़ों से ऊन मिलता था, जिससे कपड़े और कंबल बनते होंगे। बकरियां दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती होंगी। घोड़े शायद परिवहन और सेना के लिए महत्वपूर्ण रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, पशुओं से मिलने वाला गोबर खाद के लिए। हाँ बिल्कुल, ये खेतों के लिए बेहतरीन खाद का काम करता था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस जमाने में भी एक तरह से जैविक खेती या टिकाऊ खेती का चलन था? हाँ, काफी हद तक। स्रोत बताते हैं कि गोबर और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल आम था। रासायनिक खादों को तो सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा फसल चक्र अपनाने जैसी पद्धतियां भी थीं। फसल चक्र मतलब बदल बदल कर फसल उगाना। हाँ, यानी एक ही खेत में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाना। इससे जमीन की उर्वरता बनी रहती थी, क्योंकि हर फसल जमीन से अलग अलग पोषक तत्व लेती है। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर खेती करने का एक शानदार उदाहरण है, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। तो कृषि और पशुपालन तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, लेकिन क्या इस क्षेत्र में और कुछ भी हो रहा था? उद्योग धंधों या शिल्पकारी का क्या हाल था? निश्चित रूप से एक समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था अक्सर दूसरे उद्योगों को भी बढ़ावा देती है। वैदिक बिहार और मिथिला में सिर्फ खेती ही नहीं थी, बल्कि कई तरह के उद्योग और शिल्प भी विकसित हो रहे थे। धातु का काम काफी उन्नत था। तांबा, कांसा और लोहे से औजार, हथियार और बर्तन बनाए जाते थे। हथियार भी बनते थे? हाँ, उस युग की जरूरत थी। लकड़ी का काम भी होता था, जिससे हल, गाड़ियां और घरेलू सामान बनता होगा। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तो खैर नवपाषाण काल से ही चली आ रही थी और वैदिक काल में और निखरी होगी। और कपड़ा उद्योग, स्रोतों में जिक्र है कि यहाँ का बना सूती और रेशमी कपड़ा तो बहुत मशहूर था, शायद दूर दूर तक जाता था। बिल्कुल सही। कपास की खेती होती थी और उससे सूत काटकर कपड़ा बुनना एक बड़ा उद्योग था। रेशम की कीड़े पालने और रेशम बनाने का काम भी होता होगा। बुनाई और फिर कपड़ों की रंगाई, ये सब अपने आप में विशेष कलाएं थी। रंगाई भी? वाह। हाँ, कुछ स्रोत शस्त्र निर्माण से जुड़ी गतिविधियों का भी संकेत देते हैं। इसके अलावा मनके बनाना, मूर्ति कला और दूसरी हस्तशिल्प की चीजें भी बनती थी। ये सब मिलकर एक विविध और गतिशील अर्थव्यवस्था का चित्र पेश करते हैं। और जब इतना कुछ बन रहा था,
खेती में इतनी उपज थी तो जाहिर है कि इसका व्यापार भी होता होगा। ये अनाज, कपड़े, धातु का सामान, ये सब कहाँ जाता था? क्या सिर्फ स्थानीय जरूरतें पूरी होती थी? नहीं, उत्पादन सिर्फ स्थानीय खपत से कहीं ज्यादा था। इसी अतिरिक्त उत्पादन मतलब सरप्लस ने व्यापार को जन्म दिया। यहाँ उगाए गए गेहूं, चावल, जौ, दालें, तिलहन, सब्जियां, फल, मसाले, ये सब व्यापार की वस्तुएं थी। और तैयार माल भी, जैसे कपड़े, बर्तन। हाँ, साथ ही बने हुए कपड़े, धातु के औजार, बर्तन, लकड़ी का सामान, शायद नमक भी, इन सबको व्यापार मार्गों के जरिए बिहार के दूसरे हिस्सों, भारत के अन्य राज्यों और संभवतः कुछ विदेशी मुल्कों तक भी भेजा जाता था। अच्छा, इसके लिए बाजार वगैरह भी लगते होंगे, मंडियां? हाँ बिल्कुल, व्यापार के लिए स्थायी और अस्थायी बाजार लगते थे, जिन्हें शायद आपण या विपणी कहा जाता होगा। बड़ी मंडियां भी स्थापित हुई होंगी जहां किसान अपनी उपज लाते थे और व्यापारी उसे खरीदते थे। नदियों के किनारे अक्सर व्यापार के बड़े केंद्र बन जाते थे। हाँ, क्योंकि नाव से सामान ढोना आसान होता होगा। बिल्कुल, सस्ता भी पड़ता था। ये व्यापारी केंद्र काफी चहल पहल वाले स्थान रहे होंगे। आपने नदियों का जिक्र किया, गंगा, गंडक, सोन, कोसी, ये नदियां तो व्यापार के लिए जैसे कुदरती हाईवे रही होंगी। एकदम सही उपमा है। ये नदियां प्राचीन बिहार की जीवन रेखा थी, पीने के पानी, सिंचाई और व्यापार तीनों के लिए। नावों के जरिए भारी सामान भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। और जमीनी रास्ते भी थे? हाँ, जमीनी रास्ते भी थे, शायद कच्चे रास्ते या पगडंडियां, जिनसे होकर बैलगाड़ियों या जानवरों पर लादकर सामान ले जाया जाता था। ये जल और थल मार्ग मिलकर एक बड़ा व्यापार नेटवर्क बनाते थे, जो इस क्षेत्र को बाकी दुनिया से जोड़ता था। व्यापार होता कैसे था? क्या उस समय सिक्के वगैरह थे या कुछ और तरीका था? वस्तु विनिमय? शुरुआती वैदिक काल में मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम ही प्रचलित थी। मतलब चीजों के बदले चीजें। जैसे कोई किसान अपना अनाज देकर कुम्हार से बर्तन ले लेता, या बुनकर कपड़े के बदले धातु का औजार ले लेता। पशुधन भी विनिमय का एक महत्वपूर्ण माध्यम था, खासकर गायों का बहुत महत्व था। लेकिन वस्तु विनिमय में तो मोल भाव करना, हर चीज की कीमत तय करना मुश्किल होता होगा। हाँ, ये इसकी एक चुनौती जरूर रही होगी। हर सौदे में आपसी सहमति से तय करना पड़ता होगा कि कितनी मात्रा में अनाज के बदले कितना कपड़ा मिलेगा, या एक गाय की कीमत कितने बर्तनों के बराबर होगी। तो कोई समाधान निकला इसका? शायद धीरे धीरे कुछ चीजों का मूल्य मानक बन गया हो, जैसे अनाज की एक निश्चित मात्रा या धातु का एक निश्चित वजन। बाद के वैदिक काल में निष्क और शतमान जैसे शब्दों का जिक्र आता है। निष्क और शतमान, ये क्या थे? सिक्के, शायद सोने या चांदी के निश्चित वजन के टुकड़े थे। ये विनिमय को थोड़ा आसान बनाते थे। हालांकि इन्हें आधुनिक सिक्का नहीं कहा जा सकता, पर यह दिखाता है कि व्यापार कितना विकसित हो रहा था, कितना जटिल और फिर भी कारगर था। इस पूरी आर्थिक तरक्की का इस व्यापार और उद्योग का समाज पर क्या असर पड़ रहा था? क्या सामाजिक संरचना में भी कुछ हलचल हो रही थी? आर्थिक बदलाव हमेशा सामाजिक बदलाव लाते हैं। जैसे जैसे खेती और व्यापार बढ़ा, समाज में किसानों और व्यापारियों का एक वर्ग मजबूत होता गया। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी और समाज में उनका महत्व भी बढ़ा। मतलब एक नया वर्ग उभर रहा था। हाँ, ये लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहे थे, बल्कि अतिरिक्त उत्पादन और व्यापार के जरिए धन भी जमा कर रहे थे। और यहाँ एक दिलचस्प बात स्रोतों से सामने आती है। पारंपरिक वर्ण व्यवस्था के बावजूद ऐसा लगता है कि वैश्य और शूद्र वर्ण के लोगों ने कृषि, पशुपालन और वाणिज्य जैसे आर्थिक क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बात थोड़ी चौंकाती है ना? हाँ, ये उस समाज की एक खास गतिशीलता को दिखाता है। ऐसा लगता है कि आर्थिक जरूरतें और अवसर कई बार कठोर सामाजिक नियमों से ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं। मतलब काम ज्यादा जरूरी हो गया वर्ण से, कह सकते हैं। जब खेती और व्यापार में कुशल लोगों की जरूरत बढ़ी, तो शायद वर्ण की सीमाएं उतनी मायने नहीं रखती होंगी जितनी उनकी योग्यता। वैश्य वर्ग तो पारंपरिक रूप से व्यापार और कृषि से जुड़ा था ही, लेकिन शूद्रों का भी इन क्षेत्रों में सक्रिय होना ये दिखाता है कि आर्थिक योगदान सामाजिक स्थिति को प्रभावित कर सकता था। समाज पूरी तरह स्थिर नहीं था, उसमें बदलाव की गुंजाइश थी। और ये सब सिर्फ पेट भरने या पैसा कमाने तक सीमित नहीं था। स्रोत बताते हैं कि मिथिला क्षेत्र शिक्षा, दर्शन, ज्योतिष, गणित, इन सब में भी बहुत आगे था। राजा जनक खुद ब्रह्म ज्ञानी थे। बिल्कुल।
एक संपन्न अर्थव्यवस्था अक्सर कला, साहित्य और ज्ञान विज्ञान के विकास के लिए भी अनुकूल माहौल बनाती है। जब लोगों की बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी होने लगती हैं, तो समाज में बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए ज्यादा समय और संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो मिथिला का ज्ञान केंद्र बनना इसी वजह से हुआ। हाँ, मिथिला का एक प्रमुख ज्ञान केंद्र के रूप में उभरना शायद इसी आर्थिक समृद्धि का एक परिणाम था। यहाँ न्याय दर्शन, मीमांसा और अन्य शास्त्रों का गहरा अध्ययन होता था। याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि यहीं हुए। तभी तो इस क्षेत्र को भारत का अन्न भंडार यानी ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा गया। अब लगता है ये उपाधि सिर्फ यहाँ की भरपूर फसल के लिए नहीं थी, बल्कि शायद ये ज्ञान, संस्कृति और समृद्धि का भी भंडार था। ये एक बहुत अच्छा निष्कर्ष है। अन्न भंडार का शाब्दिक अर्थ तो निश्चित रूप से यहाँ की कृषि समृद्धि को दर्शाता है, जिसने न केवल इस क्षेत्र को बल्कि शायद आसपास के इलाकों को भी भोजन उपलब्ध कराया होगा। लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ भी गहरा है। ये ज्ञान का, नवाचार का और एक जीवंत संस्कृति का केंद्र था, जिसने भारतीय सभ्यता को पोषित किया। तो हमने आज की इस चर्चा में देखा कि कैसे वैदिक काल में बिहार और मिथिला क्षेत्र सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं था, बल्कि कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार का एक जीता जागता धड़कता हुआ केंद्र था। हाँ, यहाँ की उपजाऊ जमीन, नदियों का जाल, तकनीकी प्रगति और लोगों की मेहनत, इन सब ने मिलकर इसे एक असाधारण स्थान बना दिया था। इसने न केवल आर्थिक समृद्धि हासिल की, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और एक गतिशील सामाजिक संरचना का भी विकास किया। निश्चित रूप से यहाँ विकसित हुई कृषि तकनीकें, व्यापार के तौर तरीके और सामाजिक समन्वय के उदाहरण भारतीय सभ्यता की नींव के पत्थर साबित हुए। ये क्षेत्र वास्तव में बदलते सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में भारत को दिशा देने वाला साबित हुआ। बिल्कुल, यहाँ जो बुनियाद रखी गई उसका असर सदियों तक रहा। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे प्राचीन मिथिला ने बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए भी कृषि में नवाचार किया, पानी सहेजने के तरीके इजाद किए और संपन्नता हासिल की। हाँ, वो लचीलापन और नवाचार कमाल का था। तो सवाल ये है कि क्या आज हम, जब जलवायु परिवर्तन और आर्थिक अनिश्चितता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उस प्राचीन ज्ञान, उस ऐतिहासिक लचीलेपन और नवाचार की भावना से कुछ सीख सकते हैं? क्या अतीत की वो समझ हमें भविष्य के रास्ते बनाने में मदद कर सकती है?